जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं और साथ में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग याद करें। जी हाँ, यह चैनल आपको वहाँ ले जाना चाह रही है दोस्त, जहाँ पे जल्दी से जल्दी हम लोग सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको पूरा करें। उसी सिलसिला में हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको पता है आज हमारा पार्ट 2 चल रहा है, ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम लोग कवर करेंगे आज वैदिक संस्कृति को दोस्तों कवर करेंगे। जी हाँ, तो अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें दोस्तों तो टोटल 1500 ईस्वी से लेकर दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को दोस्तों वैदिक संस्कृति का समय कहा जाता है। लूसेंट किताब अगर आप पढ़ेंगे उसमें दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग इसी को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा कि ऋग वैदिक संस्कृति का काल बोले या पूर्व वैदिक का काल बोले, इसका आंसर आपको हमेशा देना है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के समय को दोस्तों बोला जाता है क्या, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल। मैंने आपको बताया कि वैदिक सांस्कृतिक काल अगर पूछेगा तो वो होगा 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, क्योंकि इसमें टोटल लेना है। एक होता है पूर्व वैदिक जो काल, उसको दोस्तों 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय को बोलते हैं। और अगर उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने है उत्तर वैदिक काल जो दोस्त है वह है आपको 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक के समय को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है आर्या शब्द का अर्थ क्या होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, पीसीएस वाले एग्जाम में इसको पूछे गए थे कि आर्या शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्या बोले तो दोस्तों आपको सुनकर ही फील होता है श्रेष्ठ। कैसा फील होता है आप खुद सोचिए जरा, आर्या बोलकर देखिए मन में, आपको श्रेष्ठता का फील होता है। तो आर्या से दोस्तों क्या होता है, श्रेष्ठता की बात आती है, कुलीन की बात आती है। तो याद रखिएगा श्रेष्ठता या कुलीन की बात जब होगी दोस्तों तो क्या होगा, आर्या शब्द का मतलब होगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे बड़ा ध्यान आपको रखना है इस नहीं वाले शब्द पर कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए इसका बता दे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है। जो आर्य समाज थे दोस्तों वो नगर में निवास नहीं किया करते थे, यानी कि वे सांस्कृतिक बोलते थे। तो जी हाँ, संस्कृत बोलते थे, 100% सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है, घुड़सवारी करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, तो जी हाँ, अलग अलग झुंड में वो भारत आए थे, ये बात भी दोस्तों सही है। यानी क्या गड़बड़ है, अगर पूछा जाए गलती क्या है तो ध्यान रखेंगे गलत यह है कि वे नगर में निवास करते थे, ये बात गलत है, वो नगर में निवास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जी हाँ, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगर हम बात करें तो तंबाकू का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल वगैरह का था, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल वाले को नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। यजमान के नाम से जाना जाता है या श्रवण के नाम से जाना जाता है, अर्धवन के नाम से या श्रेष्ठन के नाम से। तो याद रखिएगा श्रवण के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जाना जाता है श्रवण के नाम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वो शुल्ब सूत्र हो जाएगा दोस्त, शुल्ब सूत्र। तो इसको ट्रिक से याद रखिए कि गणित को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे ही याद रहेंगे शुल्ब सूत्र। क्या है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ऐसे करके याद रखेंगे, हमेशा ये कनेक्टेड रहेंगे। गणित को हम लोग सॉल्व करते हैं तो शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में दिया गया है। आपसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, किस वेद में, कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम पूछ रहा है दोस्तों। वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्य है, फिर उपनिषद है, यही आंसर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन ही, पहले वेद बना, उसके बाद ब्राह्मण बना, उसका आरण्यक बना, उसके बाद क्या बना, उपनिषद बना। तो इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। और आप लोग नाम जानते होंगे क्या क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद, है ना, ये 4 है। बार बार बोलूंगा तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, बार बार मैं नाम लेता ही रहूंगा अभी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। देखिए दोस्त, त्रयी बोले या वेद त्रयी बोले, त्रयी माने 3 होता है ना,
ये किसको कहा जाता है? तो बहुत ही आसान, आराम से याद रहेगा। इसको बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को बोलते हैं। इसमें अर्थवेद को शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। देखिए सारे ऑप्शन में अर्थवेद होगा। इसमें देखिए सी नंबर में अर्थवेद है, अर्थवेद है और अर्थवेद है। तो आपको याद रखिएगा कि अर्थवेद बाद में आया है, इसका अलग रखा गया है। त्रयी में अर्थवेद नहीं है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद। दोस्तों ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एक ट्रिक लगाया दोस्तों और हमको ये याद रहता है। जरा देखिए ये ट्रिक कहीं आपके लिए भी काम का हो, मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है, 3 वेद में त्रयी कहा जाता है। तो त्रयी का अर्थ पूछ रहा है, गौर से सुनिए, त्रयी का अर्थ पूछ रहा है। त्रयी किसको कहा जाता है? तो अर्थ पूछ रहा है तो अर्थवेद हटा देना है, अर्थ पूछ रहा है तो अर्थवेद हटा देना, उसके अलावा जो बचा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये मेरे लिए ट्रिक है, आपको भी शायद दोस्त काम करेंगे, ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। इसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए ऐसे करके याद रखेंगे इसको ट्रिक से कि जो सत्यमेव जयते यानी जो सत्य बोलते हैं उसको हमेशा मुंडन करा के रखना पड़ता है। वैसे भी आप लोग जानते हो कि जितना ब्रह्मचर्य लोग होते हैं, जितना भी पंडित लोग होते हैं, जो ज्ञान वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना मुंडन करा के रखते हैं और एक बड़ा सा जटा रखते हैं यानी चोटी रखते हैं। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि मुंडक उपनिषद में क्या है, सत्यमेव जयते के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 10 कहता है कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में दोस्तों सबसे ज्यादा आर्य लोग क्या करते थे? पशुपालन किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। दोस्तों ये भी ट्रिक से मैं याद कराऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का तो बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्या है कि भारतीय संगीत का, तो देखिए संगीत का बात जब भी बोलेगा, क्या चीज का बात दोस्त, संगीत का बात जब भी करेगा तो याद रखिएगा सामवेद। और ऐसे भी आपको पता होगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जब भी होता है तो शाम के समय में ही होता है, यस या नहीं? यस, एकदम 100% राइट। उसी से याद रखिएगा सामवेद, शाम के समय में। संगीत कहां होता है? शाम के समय में होता है, इसलिए सामवेद याद रहेंगे आपको। सामवेद, संगीत शाम को होता है, इसीलिए सामवेद में। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु महाराज है। मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता है, यानी नियम कानून बनाने वाला पहला व्यक्ति मनु है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस कोई नहीं है, मनु है। तो याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। याद रखिएगा, पहला वो महाभारत हमेशा ऑप्शन में देता है ताकि आप गलती करें, या गीता लिख कर देगा। देखिए गीत गोविंद रहेगा तो गलत हो जाएगा ना, ये सी नंबर, लेकिन गीता रहेगा तो भी सही मारिएगा। देखिए श्रीमद् भागवत गीता होगा तो गीता ऑप्शन में वो नहीं देगा, लेकिन अगर गीता ऑप्शन में दे रखा है, श्रीमद् भागवत गीता दोनों दे रखा है, तो आपको तो श्रीमद् भागवत गीता ही मारना है। लेकिन बहुत बार क्या करता है, श्रीमद् भागवत गीता ना देकर दोस्त सिर्फ गीता लिखता है, फिर भी आपको उसी में टिक मारना है। ठीक है, इसमें कृष्ण भगवान का पूरा वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्त कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। गोधन का मतलब होता है गौ, गौ माता जो है, गाय जिसको बोलते हैं ना, गाय जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहा है ऋग्वेद में। और जिसके पास जितना ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा धनी है, कि नहीं है? उस समय ऐसा माना जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मतलब पहली बार मिला है? तो ये हमेशा 10वां याद रखिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिला है? तो वो 10वें मंडल में मिला है। कितने मंडल में दोस्त? 10वें मंडल में। याद रहेंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्त 18 है, हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं ट्रिक से याद कराना चाहूंगा। ट्रिक इतना काम का है दोस्तों, हमेशा याद रहेंगे। सिर्फ जब भी पूछेगा पुराणों की संख्या तब पुराण को गिनिएगा। पुराण में जितने टोटल मतलब सामान लगे हुए हैं उसी से आंसर निकल जाएंगे। तो देखिए प है और नीचे पू है, तो 2 गिनिए। पू, र पर एक पाई है, रा है, न लिखा हुआ, इसमें टोटल अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5, एकले है, उसके आगे बुंदा भी है। मतलब कि ये पूरा अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल 9 आइटम है दोस्त। पुराण में लिखते समय 9 चीज लगे हुए हैं, तो उसका डबल कर देना, आंसर हमारा हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 9 दूनी 18। ऐसे करके दोस्त हमेशा मुझे याद रहता है, कभी गलती नहीं होता। एग्जाम में जैसे ही आता है पुराण में उसी को तुरंत फट से काउंट कर लेता हूं। 1-2 बार देखेंगे आपको हमेशा याद रहेंगे, और मुझे तो लगता है इसके बाद आप भूल भी नहीं सकते हैं कि पुराण जब भी पूछूंगा तो पुराण जैसे ही देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज है इसमें, तो दुगना कर देंगे 18। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे जब मैं बोलूंगा पुराण तो मन में इतना गिन पाएंगे क्या?
तो दोस्त मैं बता देना चाहता हूं, कंप्यूटर पे स्क्रीन होता है और वहां पे ऑनलाइन एग्जाम में आपको दिखते हैं कि पुराण लिखकर पूछा हुआ है, ऐसे ही तो लिखा हुआ रहेगा, उंगली स्क्रीन पर रहते हैं कंप्यूटर के, फटाफट काउंट कर लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। 9 आइटम है तो 18 आंसर रहेंगे हमेशा याद। पुराण की संख्या 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वह प्रकृति के उपासक थे। क्या थे? प्रकृति के उपासना करते थे जो वैदिक धर्म के लोग होते थे। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर किस देवता को कहा गया है? तो इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसे याद रखेंगे, पुरंदर यानी पूरा अंदर तक चला जाता है। जब बारिश होता है ना, जब इंद्र भगवान क्या कराते हैं, बारिश कराते हैं, तब पूरा अंदर तक पानी चला जाता है, जमीन के अंदर अंदर तक चला जाता है। तो ऐसे याद रखिए, पुरंदर पूरा अंदर तक जाता है। क्या? तो इंद्र भगवान बारिश कराते हैं तब। तो इसका आंसर याद रहेंगे, इंद्र भगवान को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शल्भ सूत्र अगर बात करेंगे दोस्त 22 नंबर का, तो ये ज्यामिति से है। 22 का आंसर क्या देंगे? ज्यामिति। अब आप देखिएगा कंफ्यूजन करने के क्या क्या लिखा है, ज्योतिष लिखा है, गणित लिखा है, खगोल लिखा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, शल्भ सूत्र जो है गणित से भी संबंधित है, लेकिन ज्यामिति जब नहीं होता तब गणित आप आंसर मारते तो 100% आपका सही होता है, लेकिन ज्यामिति जब मौजूद रहेगा तो फिर गणित को आप आंसर नहीं मार सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में गणित मार देता है बच्चा ज्यामिति को रहते हुए, लेकिन ज्यामिति है तो गणित नहीं मराएगा। अगर ज्यामिति नहीं है तो गणित मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यामिति गणित का ही एक भाग है। तो शल्भ सूत्र, और मैंने ट्रिक दिया था एक बार पिछला क्वेश्चन में कि गणित को हल करते हैं तो सॉल्व करते, इसलिए शल्भ सूत्र किससे? गणित से संबंधित है, लेकिन ज्यामिति है तो गणित का ही भाग ज्यामिति है, तो ज्यामिति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ऋग्वेद से लिया गया। दोस्तों कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, हमेशा याद रखिएगा। अस्तोमा सदगम्य, और ये संस्कृत में लिखा गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहां? तो पंजाब में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले आर्य जब भारत में आते तो कहां से आए और कहां बसे? तो वह पंजाब में आकर बसे थे दोस्त। आर्य बाहर से आकर पंजाब में बसे थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पंजाब में, पंजाबी लोगों के जो हम लोग जानते हैं ना जगह, वहां पे बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह मैच द कॉलम में वेद है, इधर में है यज्ञकर्ता। अगर ऋग्वेद में अगर यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो होता या होत्री कहा जाता था। ठीक है, वेद जो है ऋग्वेद के समय में यज्ञकर्ता का नाम कहा जाता था, होता या होत्री कहा जाता था। दूसरा, यजुर्वेद में अर्धायुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्धयाउर। सामवेद में कहा जाता है उद्गाता या उद्गाकीर्त कहा जाता था। अर्थवेद में कहा जाता है ब्राह्मण। अर्थवेद में कहा जाता था ब्राह्मण, सामवेद में कहा जाता उद्गाता, यजुर्वेद में कहा जाता अर्जायु, और ऋग्वेद में कहा जाता होत्री। इसको दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे 1-2 बार पढ़ के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी से ना देखते हैं, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, मतलब पुरुष उसमें नहीं है। अपौरुष से का मतलब है पुरुष की बात नहीं है, मतलब पुरुष ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वेद की रचना किसके द्वारा हुआ है? देवताओं द्वारा हुआ है, इसीलिए। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, तो उल्लूक कनद है। क्या है? उल्लूक कनद है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उल्लूक कनद है। याद रखेंगे क्या है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उल्लूक कनद। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो जैमिनी है। क्या है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, देख सकते हैं कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका आंसर होगा बादरायण। क्या होगा? बादरायण। पहला देखेंगे क्वेश्चन था हमारा ऊपर वाला कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, तो जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा, यानी पहले वाला का जैमिनी, बाद वाला को बादरायण। और देखेंगे इसमें बाद लगा हुआ है, बाद मतलब बाद वाला, उत्तर मतलब बाद होता है, तो याद रखेंगे बाद मीमांसा बादरायण, ऐसे करके हमेशा याद रहेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किससे संबंधित है दोस्त? सोम से संबंधित है। नेक्स्ट कहता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको 10 राज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। कौन से नदी के तट पर हुआ था? तो पुरुषनी नदी के तट पर। इसका याद रखने का बहुत आसान तरीका कि 10 राजा थे, रानी तो थी नहीं, 10 राजा थे, तो सारे राजा पुरुष थे, तो आंसर क्या हो जाएंगे? पुरुषनी हो जाएंगे, करके याद रहेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है दोस्तों? 1/6 है, हमेशा याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का समय जो है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। फटाफट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ढेर सारा क्वेश्चन लेकर हर वीडियो में आ रहा हूं, बस इतना ही चाहता हूं कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जहां तक जिसका ट्रिक लगता है कोशिश करता हूं ट्रिक भी देकर याद कराने का। बस मेरा इतना ही कहना है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फटाफट देखिए सारे वीडियो को, एक बार दो बार देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा? तो हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। कौन सा काल में दोस्त? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाईजुई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। यह याद रखेंगे कि एशिया माइनर स्थित जिस जगह का नाम है बोगाज कोई, क्या है? बोगाज कोई। इसका जो महत्व है, क्यों है महत्व? इसका महत्व इसलिए है दोस्त कि 4 वैदिक देवता का वहां उल्लेख मिला है, इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नास्ते का। ये 4 देवता का क्या मिला है दोस्त? इस 4 देवता का यहां पे वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं कि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। तो जो गायत्री मंत्र है जो देवी सावित्री के लिए है, कौन से देवता के लिए है? सावित्री देवी के लिए है, संबोधित है। किस किताब से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया। सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, उसी से लिया गया है गायत्री मंत्र। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने किया था। जी हां, न्याय दर्शन का प्रचारित करने वाला कोई है तो गौतम बुद्ध है, गौतम ने किया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में जो प्राचीन भारत हुआ करता था उसमें सोना के आभूषण को जो होता था उसको निष्क कहा जाता था दोस्त, याद रहेंगे। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। ये सारा दुनिया जानते हैं, रामदेव बाबा ने पतंजलि को इतना फेमस कर दिया है कि नहीं है ना, कि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो है दोस्तों दर्शन पर आधारित है, यह धर्म पर आधारित नहीं है, योग पर आधारित नहीं है, विधि पर आधारित नहीं है, दर्शन पर आधारित है। अब ज्यादातर बच्चा धर्म देखते ही पहला में मार देता है आंसर, लेकिन घबराइएगा नहीं। उपनिषद भली धार्मिक पुस्तक हुआ करता है लेकिन वो दर्शन पर आधारित है। यानी कि जो व्यक्ति ने बहुत सारे चीज देखा और उससे क्या हुआ, उसको मन में जो बातें आए उससे रिलेटेड जो लिखा हुआ बात है उसको हम लोग धार्मिक मतलब दर्शन बोला करते हैं उसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसके आंसर टिक ऑलरेडी लगे हुए थे, लेकिन अब क्या है दोस्तों, यहां से टिक नहीं लगे हुए हैं। पहले से आंसर टिक लगे हुए थे। यहां से मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, अब आपको आंसर देने हैं। इतना समय से आप सिर्फ सुन रहे थे, याद करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन यदि आपको पहले से आता है और जिसके भी आंसर दोस्तों आपको पते होंगे, मैं ज्यादा नहीं 2-3 सेकेंड का टाइम दिया करूंगा, ज्यादा नहीं 2-3-4 सेकेंड का। आपको उसका आंसर क्या करना है, कमेंट्स में आपको लिखना है फटाफट, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला मतलब यहां से 41 नंबर क्वेश्चन प्रारंभ स्टार्ट होता है दोस्त। इसमें मैच द कॉलम है, आपको अब मैच करना है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद, यानी चारों वेद दोस्तों यहां पे क्या है, आपके आंखों के सामने आ गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कहां मैच कराएगा। संगीत में स्रोत या कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए आप यूपी पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और आजकल एग्जाम में ऐसे ही मैच कॉलम पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं इसका, आपने आंसर दिया क्या? कमेंट्स में आंसर दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। 2-4 सेकेंड का टाइम है, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा दोस्त। देखिए अगर मैच में कराऊंगा तो ऋग्वेद का अगर हम बात करेंगे तो यह प्रार्थना पर आधारित है। ऋग्वेद क्या चीज पर आधारित है दोस्त, मैं अंडर ऐसे मिला दूं, प्रार्थना पे आधारित है। नेक्स्ट है दोस्त, अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद दोस्तों है वह कर्मकांड है। यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे सामवेद का, तो सामवेद बच्चा जानता है कि यह क्या है, संगीत में स्रोत है। शाम के समय में संगीत होता है ना, संगीत का कार्यक्रम शाम के समय में होता है, इसलिए सामवेद ऐसे करके हमेशा याद रहेंगे। और बच गए वो अथर्ववेद में दोस्तों क्या किया गया है, तंत्र मंत्र या वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो ये ऐसे करके याद रखें, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पहला नंबर हो जाएंगे। फिर से रिवाइज कराता हूं, ऋग्वेद में बताया गया है प्रार्थनाएं के बारे में, स्रोत के बारे में बताए गए हैं। यजुर्वेद में यदि हम बात करेंगे तो स्रोत या कर्मकांड के बारे में बताए गए हैं, कैसे कैसे क्या
क्रियाकलाप काम करने, इसके बारे में। सामवेद में संगीतमय स्रोत बताया गया है। अर्थवेद में दोस्तों तंत्र मंत्र में वशीकरण के बारे में बताया गया है। ऐसे करके याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो सीक्वेंस है ये सही सीक्वेंस दिए गए, इसी सीक्वेंस में इसको लिखा भी गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, सबसे पहला ऋग्वेद है और सबसे लास्ट का अर्थवेद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। आंसर दोस्तों अब कमेंट्स में आपको हर हाल में देने हैं, कोशिश करना है आंसर देने का। आप अगर दे पाएंगे तो जरूर दीजिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शत्रुद्धि, सरस्वती या गंगा? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जरूर आप जानते होंगे। आंसर दीजिए जरा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, मात्र 3 सेकंड का टाइम है दोस्त। कौन सा आंसर हो जाएंगे? सिंधु नदी का वर्णन हो जाएगा दोस्त, याद रहेंगे ना दोस्त। नेक्स्ट है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे? बताइए जरा, ऑप्शन है काशी के, केकय के, पंचाल के या विदेह के? बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। आपके पास 3 से 5 सेकंड का मात्र टाइम है, जल्दी दीजिए आंसर। केकय के होंगे दोस्त, केकय के। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहां के थे दोस्त? केकय के थे, केकय के। देख रहे हैं आंसर, एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं दोस्त कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए दोस्त। बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में? 4 तरह के उपनिषद यहाँ पे बताए गए। बताइए कि कहां पे नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन मिलता है? बताइए जल्दी फटाफट। जी हाँ, जो लोग भी कंठोपनिषद बोल रहे हैं वो सही है, कंठोपनिषद बोल रहे हैं वो सही है। ट्रिक देता हूं, याद रखिएगा। देखिए, संवाद अगर होगा यानी कि बात विचार, आपस में बात विचार की बात हो रही है ना, और नचिकेता के और यम के बीच में, तो जब बात होता है तब आज कहां से निकलता है? कंठ से ही तो निकलता है। तो याद रखिएगा, कंठोपनिषद इसके आंसर होंगे। ऐसे करके ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते आइए। कहता है कि वैदिक नदी कुंभ या काबुल में जो मौजूद है, ये काबुल में है कुंभ नदी, का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्कमिस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? ये 4 में से बताइए आंसर कौन सा है। बहुत आसान है, मुझे लगता है आप आंसर दे पाएंगे। जल्दी दीजिए आंसर, मैं इंतजार कर रहा हूं। जी हाँ, ये काबुल जो पड़ता है दोस्त अफगानिस्तान में पड़ता है। आप सही सोच रहे हैं। जो लोग भी आंसर कमेंट्स में लिखे अफगानिस्तान, उन सभी लोग का सही है। क्या है कि वैदिक नदी कुंभ काबुल कहां स्थित है दोस्त? अफगानिस्तान में स्थित है, राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली क्या है? कपिल मुनि ने जो दर्शन दिया है उसका बताइए जरा, नाम क्या है? पूर्व मीमांसा है, संख्या दर्शन है, न्याय दर्शन है या उत्तर मीमांसा है? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होंगे, दीजिए जरा। जी हाँ, आप सही आंसर दे रहे हैं। संख्या दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। कपिल मुनि जो है संख्या दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी लोहा का प्रमाण कहां से मिला है ये बताना है आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। तक्षशिला से मिला है, अंतरजीखेरा से मिला है, कौशाम्बी से मिला है, हस्तिनापुर से मिला है? बताइए आंसर जल्दी से ना। 47 का आंसर आपको देना है दोस्त, 47 का आंसर आपको देना है। जी हाँ, आंसर हो जाएंगे अंतरजीखेरा। क्या आंसर होंगे? अंतरजीखेरा से मिला है, अंतरजीखेरा से मिला है लौह धातु के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अर्थवेद का? इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए जरा 48 का। जी हाँ, सही सोच रहे हैं। किसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर किया गया है? ऋग्वेद से ध्यान देकर, तो सामवेद बनाते समय ऋग्वेद का आधार लिया गया है। तो ये आंसर रखिएगा याद, क्या हो जाएंगे? सामवेद आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है? तो सामवेद है। याद रहेंगे ना दोस्त? बोलिए जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? क्या चीज में प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? बताइए। भागवत है, भागवत गीता है, ब्रह्मा सूत्र है, उपनिषद है? जल्दी आंसर दीजिए कमेंट्स में इसका। 49 नंबर का आंसर जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूं। जी हां, जो भगवत है वह प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। भगवत गीता भी प्रस्थानत्रयी में शामिल है, ब्रह्मा सूत्र भी है, उपनिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? बताइए जरा, आंसर दीजिए जल्दी कमेंट्स में दीजिए। जी हां, मीमांसा से संबंधित है दोस्त। क्या चीज से संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है? तो मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? जो सिद्धांत है वो कर्म से संबंधित है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्त। 51 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना है, यानी मैच करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैच करिए मेरे साथ साथ मिलकर।
इधर में अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इधर उलट पुलट करके दिया है। बताइए इसका कहां मिलेगा? ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या संगीत? तो सामवेद संगीत से है, ये तो कोई टेंशन है क्या? बताइए तो 51 का आंसर में डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। ये मैच कर जाएगा आपस में, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो मैं पीछे बताया हूं, यजुर्वेद में दोस्तों बात किया जाएगा बलिदान विधि के बारे में, यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में, यानी सी का 2 हो जाएगा। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में दोस्तों बताया गया है ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, तो बी का 2 हो जाएगा। और हम अर्थवेद की बात करते हैं दोस्तों, अर्थवेद में क्या औषधियों से संबंधित बात किया गया, अर्थवेद में क्या चीज से बात किया गया है? औषधियों से संबंधित बात किया गया है, यानी 1 का 3 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो फिर से रिवाइज करते हैं, अर्थवेद में दोस्तों औषधियों के बारे में मिलता है, ऋग्वेद में दोस्तों ईश्वर महिमा के बारे में बात हुआ है, यजुर्वेद में दोस्तों बलिदान विधि के बारे में बात हुआ है, सामवेद में संगीत का हुआ है। ट्रिक दिया था कि शाम के समय में संगीत होता है, तो इसका ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आंसर दीजिए जरा कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जल्दी सी ना। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताइए, अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित या धर्म से संबंधित? विश्वास है कि इसका आंसर आप दे पाएंगे। जल्दी दीजिए, 52 नंबर का आंसर मैं इंतजार कर रहा हूं। जी हाँ, राइट नाउ कमेंट्स में लिखिए, जल्दी लिखिए आंसर क्या होंगे। बताइए बताइए, अर्थशास्त्र होंगे, राजनीतिक होंगे, या चिकित्सा होंगे, या धर्म होंगे? जी हाँ, जो जितने लोग ने भी चिकित्सा लिखा है उन सभी लोगों का सही है। चिकित्सा जो है दोस्त एकदम 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से ना पढ़िए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है? यज्ञ के बारे में बताइए, यज्ञ से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर क्या होंगे। ऋग्वेद होंगे, सामवेद होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, यजुर्वेद होंगे? जल्दी बताइए फटाक से, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी आंसर दीजिए। जी हाँ, सही बता रहे हैं, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में है। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के बारे में, हमेशा याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट कहता है वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अब देखते हैं इसमें से आंसर क्या होंगे। गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, अब सोचते हैं जरा। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभा था? दोस्तों इन सभी में आंसर अगर आप सटीक देखना चाहेंगे तो वैदिक युगीन, वैदिक समय में सभा का मतलब क्या होता था? सभा का मतलब होता है मंत्रियों का मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद, इसमें सारे मंत्री बैठेंगे एक जगह, उसको सभा बोला जाता था। ठीक है, 54 का क्या आंसर हो जाएंगे दोस्त? मंत्री परिषद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी फटाक से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? बताइए। वैदिक काल में, वैदिक काल का मैं बात कर रहा हूं, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की बात कर रहा हूं टोटल। उत्तर वैदिक काल भी ले रहा हूं, पूर्व वैदिक काल, टोटल का बात यहां पे हो रहा है। बताइए जरा, निरंकुश था, प्रजातांत्रिक का गणतंत्र था, या वंशानुगत राजतंत्र था? बताइए जल्दी। 55 का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त। जी हाँ, गणतंत्र उस समय था। कौन सा तंत्र था? गणतंत्र था, जिसको हम लोग लोकतंत्र के नाम से आज जानते हैं। इस तरह का उस समय शासन प्रणाली था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था? तो गणतंत्र था दोस्त। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद? मैं कमेंट्स में इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, कमेंट्स में आंसर इसका डालिए, जल्दी से ना आंसर डालिए इसका। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आप सही डालेंगे। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद या अर्थवेद? प्लीज इसका आंसर डालने का कोशिश कीजिए और आप सही डालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने अगर ऋग्वेद में मारा है सारे लोग का सही है। ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे पुराना है, सबसे पुराना और प्राचीन बात करें तो यही ऋग्वेद है दोस्त, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या है, वैशेषिक है, मीमांसा है, या योग है? कमेंट्स में आंसर लिखिए 57 का, फटाक से आंसर लिखिए। जी हाँ, संख्या की अगर हम बात करते हैं, यह भारतीय दर्शन के प्रारंभिक विचारधारा है। पुराना सबसे विचारधारा क्या है भारतीय दर्शन का? संख्या है। नेक्स्ट है संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। यह जो 6 विभिन्न दर्शन है, यह अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है, गुप्त युग में हुई है, कुषाण युग में हुई है, मौर्य युग में होंगे। ये का आंसर आप गारंटी के साथ सही दे सकते हैं, क्योंकि पिछला से कनेक्टेड है, पिछला से कनेक्टेड है। आंसर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। 58 का आंसर दीजिए। तो वैदिक युग से है। यह 6 तरह का जो भारतीय दर्शन है दोस्तों वैदिक युग से संबंधित है कि नहीं है? संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन एवं वेदांत दर्शन। ये जितने मैं 6 बता रहा हूं दोस्तों, 6 के 6 वैदिक युग के समय का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सीपीओ एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है
जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस नहीं पर ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये नहीं हाँ में बदल जाता है और हम और आप गलत आंसर दे देते हैं। बताइए, मृद भांड यानी पॉटरी, या आभूषण बनाना, या बढ़ईगिरी, या काश्तकारिता, या लुहारगिरी, कौन सा काम वो नहीं किया करते थे? बताइए जरा। बहुत आसान है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको फंसाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आप गारंटी के साथ आंसर खोज पाएंगे। देखता हूं किनका आंसर सही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं लगा हुआ है, यानी आर्या लोग क्या नहीं जानते थे? पॉटरी बनाना यानी मिट्टी का बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, काश्तकारी लकड़ी का काम करना, या लुहारगिरी। तो लोहा तो पता नहीं था ना लोहा के बारे में, तो लुहारगिरी कैसे जानेंगे? लोहारगिरी नहीं जानते थे, लोहा का काम नहीं होता था। ठीक है दोस्त, आइए मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, मैच द कॉलम। बताइए जरा, यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद यानी अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, और इधर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। मैच कराने का कोशिश करिए जल्दी से ना, कि कैसे मैच करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं, इसके लिए टोटल मैं 10 सेकेंड का टाइम दिया। चलिए, चलिए इसके आंसर सामने सामने ही है दोस्त। यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसका आंसर ऋग्वेद हो जाएंगे। धनुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद हो जाएंगे। गंधर्व वेद की बात करते हैं, सामवेद को कहा जाता था, और अर्थशास्त्र कहा जाता था अर्थवेद को। देखिए ये वेद है और इसका उपवेद है, इसी के अंदर बना हुआ वेद है, वेद का वेद। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में ही आर्युवेद आते हैं, इसी का उपवेद है। यजुर्वेद में ही धनुर्वेद आएंगे, सामवेद में ही गंधर्व वेद आएंगे, अर्थवेद के अंदर ही अर्थशास्त्र आएंगे। दोस्तों ऐसे करके इसको याद आप रखेंगे। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को, ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयत्न कीजिए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? बताइए 61 का आंसर। 4 गो ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन में से पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए। तो दूसरे मंडल के 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक दोस्तों क्या चीज का बात है? वंश के बारे में उल्लेख है। ये आंसर, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएंगे दोस्त। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक क्या है? वंश मंडल का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, किस वेद में जादुई माया वशीकरण की बात है? पीछे क्वेश्चन में हम लोग बात जस्ट अभी की है, मैजिकल ट्रिक्स की बात कहां होती है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में। यह आंसर गलत नहीं होना चाहिए, कमेंट्स में आंसर डालिए जल्दी सी ना। जी हाँ, इसके आंसर गलत आपको नहीं देने हैं। जी हाँ, अर्थवेद में होंगे। अर्थवेद में दोस्तों क्या चीज के बारे में बताया गया है? जादू, टोटा टोटकन्ना, इन चीजों का वशीकरण, जादुई माया के बारे में बताया गया है। भूत बैताल झाड़ने फूकने की बात किया गया है, तो अर्थवेद में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या शब्द इंगित करता है, आर्या क्या बताना चाहता है? आर्या शब्द से क्या पता चलता है? निर्जाति समूह, या यावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? दोस्तों पीछे ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा बदलाव आया है क्वेश्चन में। आंसर इसको प्लीज कमेंट्स में सही डालिएगा। दोस्तों देखिए, हम लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को ना थोड़ा कंसंट्रेशन बरतना होगा, हम लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है दोस्त, तो प्लीज कंसंट्रेशन रखिए। पीछे हम लोग पढ़े हैं, इसका आंसर सही दीजिए। बताइए आर्या शब्द का मतलब क्या है? तो जी हाँ, श्रेष्ठ। क्या है आर्या शब्द का मतलब? है श्रेष्ठ वंश। पीछे हम लोग ने पढ़ा है, तो यह गलती नहीं आना चाहिए था। जिन लोगों ने इसके अलावा आंसर दिया है उन लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ती थोड़ा सा इसको मजाक में नहीं, थोड़ा सीरियस वे में लीजिए। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और साथ में याद करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा है। ऋग्वेद में कितने मंडल है टोटल? अगर आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए 64 नंबर का दोस्त, तो आंसर आप लोग देंगे 10 मंडल है। कितने हैं दोस्त? 10 मंडल है टोटल। ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट है, आर्या भारत में संभवतः आए, आर्या कहां से आए हैं? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, और यहां पर देखा जाए एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया यह क्वेश्चन है कि आर्या भारत में संभवतः कहां से आते? यूरोप से आते, मध्य एशिया से आते, पूर्व एशिया से आते, या अन्य क्षेत्र से आते? तो ये जो दोस्त है, इसका आंसर अगर हम लोग देंगे तो ये मध्य एशिया मारिएगा। कहां से? मध्य एशिया, यानी एशिया के बीच से कहीं से आए हुए हैं। आर्या जो है वो मध्य एशिया से आए हैं, याद रहेंगे दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए जरा। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में रचित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गद रूप में कौन सा रचित वेद है उसका यहां पूछ रहा है आपसे। इन चारों वेद में बताइए, गद और पद समझते हैं ना? जी हां, तो गद रूप में कौन सा लिखा गया बताइए। जी आप सही आंसर दे रहे हैं, यजुर्वेद अगर आप बोल रहे हैं तो यजुर्वेद राइट आंसर है। इसको गद रूप में लिखा गया यजुर्वेद को, तो यजुर्वेद जो है गद रूप में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, आपके आंखों के सामने है कि सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। जो ये प्रजापति थे उनके 2, सभा और समिति जो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? चारों वेद का नाम लिखा गया, बताइए जरा आंसर 67 का।
अगर आप जानते हैं तो अर्थवेद में ही मिलता है दोस्त। अर्थवेद में क्या है, सभा और समिति जो है प्रजापति के दो पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख मिलता है। याद रखने का कोशिश करेंगे, अर्थवेद में क्या है, सभा और समिति के प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 68 का आंसर बताइए। लीजिए मैं ऊपर कर दे रहा हूं, आपके आंखों के सामने क्वेश्चन आ गया। सभा, समिति, विदत या परिषद, बताइए इसमें से आंसर क्या होंगे दोस्त? 68 का आंसर बताइए जल्दी सी ना। जी हां, विदत, ये जो है विदत, यही आंसर हो गया कि ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विदत थी। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पुराना क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है या पंचविश ब्राह्मण है? आंसर देने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर आप दे सके। इंतजार कर रहा होगा दोस्तों। चलिए मैं ही बताता हूं इसका, शतपथ ब्राह्मण होंगे दोस्त। क्या होंगे? शतपथ ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के सर्वाधिक प्राचीनतम कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण है। तो आगे बढ़ते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? 4 में आंसर बताइए कौन सा होंगे दोस्त। कोशिश कीजिए आंसर देने का। 70 का आंसर पूछ रहा हूं दोस्त। जी हां, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? शुरू हुआ था ये गोत्र व्यवस्था, जिसमें लोगों का अपना एक गोत्र बन गया था, गोत्र माना जाता था। आज भी आप लोग जब पूजा पाठ कराते हैं घर में तो बता, पंडित जी कहते होंगे अपने गोत्र का नाम ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अगर अनुलोम विवाह कोई करता है इसका मतलब अर्थ क्या है बताइए। बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका मतलब है दोस्त, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी ऊंचा जाति का पुरुष और निम्न जाति का स्त्री का अगर आपस में विवाह, उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह। एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए प्रतिलोम विवाह में क्या होंगे? तो अनुलोम का उल्टा हो सकता है। अगर आप दिमाग लगाए तो आप आंसर दे पाएंगे। जरा आंसर दीजिए। तो इसका उल्टा होगा, उच्च वर्ण की नारी होगी और निम्न वर्ण का क्या होगा? पुरुष होगा। और ऐसा विवाह हो तो उसको हम लोग प्रतिलोम बोलते हैं। थोड़ा अगर समझदार बनेंगे आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पहले के समय में ऐसा होता था दोस्त कि अनुलोम विवाह में क्या होता था कि पुरुष ऊंचे खानदान के और महिलाएं नीचे खानदान की होती थी, और इसका शादी होता था तो अनुलोम विवाह। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि लड़का ही गरीब घर का हो, अमीर घर का, कहने का मतलब ऊंचा जाति का क्या हो, पुरुष हो, तो उसको हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते थे उस समय। कहता है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव क्या चीज को कहा जाता था? गेहूं को, जौ को, चावल को? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए जरा। 73 का आंसर का इंतजार कर रहा हूं। जौ को दोस्तों क्या उस समय कहा जाता था? यव कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट याद है। वैदिक युग में क्या कहा जाता था? जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्त कि ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था उस समय? वैदिक युग में ब्रीही शब्द से क्या पता चलता था? 74 का आंसर दीजिए जरा। चावल को कहा जाता था ब्रीही। चावल को क्या कहा जाता था? ब्रीही। यव कहा जाता था जौ को। जौ को। ब्रीही चावल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का क्या अर्थ होता था? अथर्व का पवित्र जादू होता था, यज्ञ होता था, स्तुति होता था या दर्शन होता था? बताइए जरा दोस्त, इसके आंसर बताइए आप। मैं आपको इसके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। पवित्र जादू होता था। अथर्व का आंसर पवित्र जादू हुआ करता था दोस्त उस समय के समय में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैच द कॉलम में आंसर दीजिए जरा 76 का। सुमिलित कीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। इधर है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति या भाषा शास्त्र या छंद शास्त्र। मैच कराना है दोस्तों, सुमिलित करना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जरा। इसके लिए थोड़ा 10 सेकंड का टाइम दूंगा दोस्त। 76 का आंसर दीजिए। इसके सामने ही आंसर है दोस्त। देखे तो शिक्षा का मतलब होता है दोस्त ध्वनि शास्त्र, क्योंकि बोलकर शिक्षा दिया जाता है। कल्प सूत्र दोस्तों कर्मकांड है। निरुक्त की बात करते हैं, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र बोलेंगे। छंद दोस्त हम लोग छंद शास्त्र कहेंगे। तो छंद से छंद याद रखिएगा, मैच करेगा। निरुक्ति मतलब उक्ति यानी बोलना, तो भाषा बोला जाता है। कल्प सूत्र यानी सूत्र पढ़ना यानी कर्मकांड, और शिक्षा यानी ध्वनि शास्त्र। तो ऐसे करके इसको ट्रिक से याद रख। बस इतना ही कहूंगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारा मेहनत अगर आपको लग रहा है कि हाँ काम का है दोस्त, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कुछ मित्रों में, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, भूलिएगा मत।
अभी ही लाइक कर दीजिए, कुछ लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और दोस्तों अगर पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह रिवीजन कीजिए हर एग्जाम के पहले दोस्तों, और एग्जाम को फाड़ के आइए दोस्त और एग्जाम निकाल कर आइए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अष्टाध्यायी किसने रचना किया? गौतम ने किया, कपिल ने किया, पतंजलि ने या पाणिनि किया? बताइए जरा, इसके आंसर दीजिए। ये आंसर हम चाहते हैं कि एकदम सही सही आप दे, सोचिए और विचारिए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी, व्याकरण अष्टाध्यायी, इसके आंसर मुझे एकदम सही चाहिए, किसी भी हाल में आपको सही करने हैं दोस्त। 77 का मैं टाइम दूंगा लेकिन हमको ये आंसर चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एकदम गारंटी है ये टकराएंगे आपको। फिर आप कहेंगे कि सर एकदम सही बोल रहे थे, एग्जाम में एकदम टकराएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाणिनि जो दोस्त है उन्होंने अष्टाध्यायी बताया है दोस्त, व्याकरण का लिखा है। मैं बताना चाहूंगा इसका तरीका क्या है कि 8 अध्याय, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय था और पानी गिर गया। 8 अध्याय था और पानी गिर गया तो क्या हो गया? 8वां अध्याय खत्म हो गया तो क्या हो गया? पाणिनि। आंसर ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे प्राचीनतम बताइए। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है या पराशर स्मृति है? बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर होंगे दोस्त? जल्दी कमेंट्स में आंसर लिखिए, देखता हूं कि आपका राइट होता है या रॉन्ग। आंसर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, जरूर देने का कोशिश करेंगे कि आंसर आप देंगे ना तो कॉन्फिडेंस आप ही का बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस दोस्तों आप ही का बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ भी नहीं है। आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। 78 का दोस्तों मनुस्मृति जो है वो प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति क्या है दोस्त? प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बताइए 79 का आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, गीता, महाभारत, भागवत पुराण, 4 ऑप्शन आपके सामने। आदि काव्य किसको कहा गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य। कुछ लोग महाभारत मार रहे होंगे, मुझे विश्वास है, बट ऐसा नहीं गलती करना है। आदि काव्य जब भी बात करेगा तो रामायण की बात करेगा। प्राचीनतम पुराण क्या है? बताइए 4 पुराण में से सबसे प्राचीनतम पुराण क्या है? ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है दोस्तों कि बताया भी नहीं जा सकता है। प्राचीनतम पुराण की बात जब भी करेगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 नंबर। बताइए जरा फटाक से आंसर 80 का। एकदम राइट आंसर आपको लगाने हैं, गलत होनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है तो ऐसे याद रखिएगा, मछली सबसे पुराना है इसलिए मत्स्य पुराण। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, सबसे पहले मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सिंधु को, सरस्वती को, परुष्णी को या शत्रुधि को? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है इसके आंसर आप 100% राइट लिखेंगे। जरा लिखिए। तो ऋग्वेद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सरस्वती का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है और सबसे पवित्र कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है दोस्त। वर्णन और भी नदी का मिलता है लेकिन सरस्वती पवित्र नदी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल थी, ग्राम थी, बीज थी, जन थी? बताइए फटाक से आंसर इसका दीजिए दोस्तों, इंतजार कर रहा हूं आपको। जी हां, कुल। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। जिसका स्तुति किया गया उसमें 250 सूक्त का प्रयोग किया गया। बताइए जरा, इंद्र का, अग्नि का, वरुण का, सूर्य का? इसका आंसर तो प्लीज सही दीजिएगा, आंसर प्लीज सही दीजिएगा। इंद्र भगवान। इंद्र को ज्यादा लोग मानते थे ना, बारिश होता था तो फसल होता था, इसीलिए तो स्तुति हुआ था ना, इंद्र के स्तुति में 250 सूक्त का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा का नरिष्ट या अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लेखनीय कहा गया है? सबसे ज्यादा नरिष्ट किसको कहा गया? बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद? आंसर बताइए जरा। 84 का आंसर राइट आंसर देना है दोस्तों। आंसर हो जाएंगे आपके 84 के अर्थवेद। अर्थवेद में दोस्तों क्या किया गया है? नरिष्ट का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा, पासा के साथ प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बताइए। मैत्रेयी संहिता, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोदय उपनिषद? बताइए इस 85 के आंसर में कौन से आंसर होंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बताइए। मैत्रेयी संहिता क्या है? मैत्रेयी संहिता में क्या किया गया? नारी को भी क्या मान लिया गया है? बुरा चीज में मान रखा गया है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे ज्यादा मान दिया गया, सबसे ज्यादा वैल्यू दिया गया? बताइए जरा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे ज्यादा दोस्तों वैल्यू दिया गया है, माना गया है?
आपके ऑप्शन है प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। बताइए आंसर फटाक से। जी आप सही सोच रहे हैं, प्रजापति। प्रजापति जो है दोस्तों, ये आंसर हो जाएंगे हमको कि उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो उच्चतम स्थान था वो प्रजापति भगवान का था। नेक्स्ट मैच द कॉलम है दोस्तों कि राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अनिष्टोम यज्ञ, ये 4 तरह के यज्ञ के बारे में है दोस्तों। 4 उसके सामने डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। किसका आंसर कौन सा है जरा बताइए। 87 का आंसर देखिए अगर आप दे सकते हैं दोस्तों, तो इसके सामने सामने आंसर दिए गए हैं। राजसु यज्ञ के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो राजा के सिंहासन रोहन में संबंधित यज्ञ है। राजा का जब सिंहासन मिला करता था उस समय जो किया जाता था यज्ञ, उसको राजसु यज्ञ किया जाता था। आप ना अगर आप महाभारत देखेंगे तो उसमें राजसु यज्ञ के बारे में वर्णन दोस्तों मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ की अगर हम बात करेंगे तो आंसर सामने है, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अश्वमेघ में राजनीतिक शक्ति बढ़ाया जाता था। वाजपेयी यज्ञ होता था शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ, इसमें मनोरंजन किया जाता था प्रजा का। नेक्स्ट है अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसमें दारू मदिरा वगैरह पिया जाता था और पशु को मतलब बलि दिया जाता था अनिष्टोम यज्ञ में। ठीक है, तो ऐसे करके ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट मैच द कॉलम एक और मिल गया तुरंत में, एक के बाद एक। तो मैच द कॉलम जल्दी जल्दी बनाते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, ये 4 तरह के नाम है जो ऋग्वेद में उल्लेखित है और आधुनिक नाम यहां पे है। ये नदी के नाम है दोस्तों। क्या है नाम? नदी के। तो आंसर दीजिएगा। यहां पे आपका मैं टैलेंट देखना चाहता हूं कि आंसर कितने आप सही देते हैं। तो 88 का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे दोस्त। तो इसके आंसर सामने सामने ही है। परुष्णी जो है, परुष्णी नदी कहा जाता था रावी को, शत्रुदी नदी कहा जाता था सतलज को, और अस्किनी नदी कहा जाता था चिनाब को, और विपाशा नदी कहा जाता था ब्यास को। ऋग्वेद में इन नदी का यह नाम दिया गया, परुष्णी नदी रावी को, शत्रुदी नदी सतलज को, अश्विनी नदी चिनाब को और विपाशा नदी ब्यास को। देखिए नाम थोड़ा मैच करता है, विपाशा ब्यास ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट है शत्रुदी सतलज, ये भी मैच कर रहा है। परुष्णी रावी नदी को और अश्विनी चिनाब नदी को कहा जाता है, ऐसे करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, 16 या 18 है? 89 का आंसर दीजिए जरा। 89 के आंसर हो जाएंगे दोस्तों 16। संस्कार की संख्या टोटल 16। एक आध दो संस्कार मैं बोलता हूं समझिएगा। आपने दाह संस्कार सुना होगा, एक संस्कार हो गया। विवाह एक संस्कार है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे संस्कार है। टोटल 16 संस्कार के बारे में दोस्तों बताया गया है। मैच द कॉलम फिर से एक आया, 90 नंबर क्वेश्चन है। फटाक से आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन और बचा है, सुमिलित करना है। तो आंसर बताइए 90 का क्या होगा। इधर में ब्राह्मण विवाह, दैव्य विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह, 4 तरह के विवाह बताया गया। उसके सामने 4 बातें लिखे गए हैं। आंसर बताइए 90 नंबर का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए जरा फटाक से दोस्तों। इसके सामने सामने ही आंसर दे दिए गए हैं। ब्राह्मण विवाह का मतलब होता है समान वर्ण या जाति का विवाह को ब्राह्मण विवाह कहा जाता है। दैव्य विवाह का बात करेंगे, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। देखिए कभी कभी क्या होता था, पुरोहित जो होते थे यानी जिसको पंडित बोला जाता है, वो पूजा कराने जब आते थे दोस्त, तो वो जब मेहनत करते थे तो उनको एक कन्या दे दिया जाता था, कन्या स्वरूप दे दिया जाता था कि चलो इससे तुम शादी कर लो, ये तुम्हारा हो गया, ऐसे करके। आर्ष विवाह में होता था कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह। मतलब एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल को देकर और विवाह किया जाता है, उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। दहेज कहने का मतलब कोई भी धन दौलत नहीं लिया जाता था, 1 रुपया भी, और विवाह किया जाता, उसका नाम था प्रजापत्य विवाह। बहुत आसान है, ऐसे करके आप याद रखेंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट है सुमिलित करना है। फिर से एक सुमिलित करने वाला है। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या 50 विवाह। यहाँ 4 तरह का विवाह है, उसके सामने इसके आंसर है। देखिए इसके सामने है, अलग अलग है, जरा बताइए जरा देखकर। तो इसके सामने सामने आंसर है। गंधर्व विवाह में क्या होता है, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। जब भी कोई प्रेम करके विवाह लड़का लड़की करेगा उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह कहा जाता है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, किसी के बेटी को पैसा देकर खरीद लिया जाता था, विवाह कर लिया जाता, उसको असुर विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह में क्या होता था, प्रजाति राज की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, किसी लड़की को अपहरण करके शादी किया गया जिसको राक्षस विवाह कहा जाता था। या पराजित राजा, मतलब होता है ना कि कोई राजा को हरा दिया गया और उसके कन्या को, मतलब उसकी बेटी को या उसकी वाइफ को लेकर शादी कर लिया जाए, उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। 50 विवाह में क्या होता था, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से
अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यानी किसी को ठग कर फुसला कर या उसको कुछ मदिरा वगैरह पिलाकर और शादी कर लिया जाता था, दारू वगैरह पिलाकर, उसको 50 विवाह कहा जाता था। बहुत ही आसान है, आपको नॉर्मली एक बार में ही याद हो गए होंगे, नहीं तो दोबारा रिपीट करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। 3 ऋण में अगर बात करें, 3 ऋण में सम्मिलित नहीं है, 3 ऋण में देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, बताइए 92 का। ये ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप चाहेंगे तो दे सकते हैं। देखिए मां द्वारा किया गया ना वो ऋण नहीं होता है, मां क्या कहता है, 3 ऋण में मां का ऋण शामिल नहीं किया गया है, मां का ऋण नहीं है, वो आशीर्वाद है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जरा। एक ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, ए और बी दोनों है, या पहला है या दूसरा है, बताइए। ओसीपी या पीजीपी, इसको बोलते हैं गेरूनी मृत भांड या चित्रित धूसर मृत भांड। 93 का आंसर बताइए जरा। देखिए हो सके बहुत लोग पहली बार सुने, लेकिन आंसर मैं बता देना चाहता हूं कि ऋग्वैदिक काल में संबंधित मित्र भांड की अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएंगे हमारा क्या, बेरूनी मृत भांड आंसर हो जाएंगे दोस्तों। संस्कृति में बात करें तो हमारा आंसर हो जाएंगे ऋग्वैदिक काल में संबंधित मित्र भांड संस्कृति के आंसर हो जाएंगे बेरूनी मृत भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में संबंधित मित्र भांड क्या है, तो इसका आंसर आप हो जाएंगे, अगर ट्रिक से अगर देखें तो ऊपर वाले के आंसर का अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आंसर बताइए जरा 94 का क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे चैत्रिक धूसर। क्या हो जाएंगे, चैत्रिक धूसर मित्र भांड हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल का। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मित्र भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया है। ये जो धूसर मित्र भांड है दोस्तों, ये जो खोजा गया है, हरियाणा में खोजा गया है, वो किस जगह पे खोजा गया है, ये आंसर बताइए जरा। जी हाँ, अगर आप इसका बात करेंगे आंसर हो जाएंगे दोस्त भगवानपुर में, यानी हरियाणा के भगवानपुर में क्या है, धूसर मित्र भांड जो दोस्तों मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। विवाह सूक्त की बात कर रहा है दोस्त, विवाह सूक्त बताइए कौन से जगह पे मिलेगा। 96 का आंसर दीजिए फटाक से दोस्त। ऋग्वेद में दोस्तों क्या है, विवाह सूक्त की बात किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य जिसको बध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, बताइए 97 में दोस्तों। आंसर दीजिए 97 का आंसर हो जाएगा गाय। गाय को बध योग्य नहीं बताया गया, इसको मारना मतलब सही नहीं है, ऐसा कहा गया है कि गाय किसी हाल में मरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है संग्रहीर्ति, भागदूत, छत्ता, छत्री जिसको बोलते हैं, अक्षवाप, ये 4 इधर दिए गए हैं और 4 सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं। बताइए इसके आंसर क्या होंगे। 98 का आंसर देने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों, तो आंसर हो जाएंगे दोस्तों इसके सामने सामने है। संग्रहित की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष जो उस समय के होते थे उसको संग्रहित बोलते थे। भागदूत उसको बोलते थे जो कर संग्रह करता था, जो यहाँ वहां जाकर कर लाया करता था, पैसा लाया करता था। छत्री उसको बोला जाता था जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, राजा नहीं गोटी नहीं फेंकता था, गोटी फेंकने वाला कोई और होता था। शकुनी मामा क्या था, याद कीजिएगा जरा, गोटी फेंकने वाला को क्या बोला जाता है, छत्री बोला जाता है, छत्रा बोलते हैं। नेक्स्ट अच्छपाप उसको बोलते हैं जो प्रतिहार या राजप्रसाद का शिक्षक होता है, प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक होता है, उसको हम अच्छबाप बोलते हैं। तो ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों कि रीत यानी प्राकृतिक संतुल स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रस्य गोप कहा गया है, तो बताइए जरा त्रस्य गोप किसको कहा गया, किस देवता को कहा गया है। 99 का आंसर दीजिए जरा, फटाक से आंसर दीजिए दोस्त। आंसर हो जाएंगे हमारे वरुण देवता को कहा गया क्या, त्रस्तई गोप। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर का आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य जल या समुद्र का देवता कहलाता है। समुद्र या जल का देवता किसको कहा जाता है, बताइए। इंद्र या अश्विन, वरुण या मित्र को कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, एकदम राइट देना है दोस्तों। कमेंट्स में आंसर लिखिए, इसको वरुण को कहा जाता है दोस्तों। जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। यहां दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट पार्ट लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपका अच्छा सा रिवीजन हो रहा है दोस्तों, तो जरूर कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार वीडियो में सीरीज में बने रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए लगन के साथ। और दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि बहुत ही जल्द आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।